Welcome class 9. In today's video lesson we are going to read class 9 supplementary English reader moments chapter number 3, and name of the story is Iswaran the storyteller. As the name suggests, Iswaran the storyteller. तो इस स्टोरी में हम लोग पढ़ेंगे एक स्टोरी टेलर के बारे में जिसका नाम है ईश्वरन. ईश्वरन इज मास्टर ऑफ द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग. वो कहानियाँ सुनाने की कला का मास्टर है. छोटी छोटी कहानियों को भी वो इतने इलेबोरेट तरीके से सुनाता है और अपने कहानियों को सुनाते हुए वो जो उस स्टोरी के वेरियस एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि सस्पेंस, हॉरर या एडवेंचर, उन्हें इतने सूटेबल तरीके से इंटरमिक्स करता है कि वो कहानी बिल्कुल रियलिस्टिक बन जाती है और सुनने वाला ये महसूस करता है कि जैसे वो कोई स्टोरी नहीं बल्कि कोई रियल इवेंट हो. तो एक स्टोरी टेलर को हम मास्टर ऑफ द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग तब कह सकते हैं जब वो मामूली कहानियों को अपने आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग से बिल्कुल रियलिस्टिक बना देता है. और ईश्वरन में ये सारी खासियत थी. ईश्वरन में ये सारी खूबियाँ बहुत ही ज़्यादा मौजूद थीं. इसलिए इस स्टोरी के ऑथर ने ईश्वरन को द स्टोरी टेलर करके एड्रेस किया है. इस टाइटल के मीनिंगफुलनेस को, ये टाइटल कितना अप्रोप्रिएट है, ये सारी बातें हम लोग इस स्टोरी को पढ़ने के बाद एक बार फिर से डिस्कस करेंगे. अभी तो हम लोग इस स्टोरी की शुरुआत करते हैं. पहले अगर हम स्टोरी को पढ़ लें तो हम आसानी से इसके टाइटल, जस्टिफिकेशन ऑफ टाइटल, इसके थीम, इसके मैसेज, इन सबको अच्छे तरीके से समझ पाएंगे. इस स्टोरी को शुरू करने से पहले मैं आपको इसमें जो जो कैरेक्टर्स आए हैं, इस स्टोरी के जो मेन कैरेक्टर्स हैं, सबसे पहले मैं उनकी चर्चा आपके पास करना चाहूँगा. क्योंकि अगर वेरियस कैरेक्टर्स आप अपने दिमाग में अच्छे तरीके से बिठा लें तो फिर इस स्टोरी को समझने में हमें काफ़ी आसानी मिलती है एंड वी डू नॉट गेट मिक्स्ड अप, और हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे. तो इस स्टोरी में एक पर्सन है, उसका नेम है ईश्वरन एंड ही इज़ द मास्टर ऑफ द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग. ईश्वरन सर्वेंट है महेंद्र नाम के एक आदमी का, और महेंद्र एक सुपरवाइज़र है. ही इज़ जूनियर सुपरवाइज़र. और वो जिस कंपनी में काम करता है उसमें जो उससे जस्ट ऊपर के ओहदे पे है, ऊपर के पोस्ट पे है, उस आदमी का नाम है गणेश. तो महेंद्र अभी गणेश को कहानी सुना रहा है. वो उसके पास एक एप्लीकेशन लिख के ले जाता है और उस एप्लीकेशन को देते हुए वो गणेश को, जो कि उसका बॉस है या बोल सकते हैं कि उससे जस्ट सीनियर पोस्ट पे है, महेंद्र जिस कंपनी में काम करता है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, उसमें महेंद्र का हेड है गणेश. तो अभी महेंद्र इस कहानी को सुना रहा है किसे? अपने हेड को, अपने बॉस को, जिसका कि नाम है गणेश. ईश्वरन किसका सर्वेंट है? महेंद्र का. और अभी महेंद्र कहानी सुना रहा है किसे? गणेश को. गणेश जो कि महेंद्र का बॉस है. द स्टोरी वॉज नरेटेड टू गणेश बाई ए यंग मैन. गणेश को ये किस्सा सुनाया जा रहा था एक यंग मैन के द्वारा, महेंद्र बाय नेम, जिसका नाम था, उस यंग बॉय का नाम था महेंद्र. ही वॉज ए जूनियर सुपरवाइजर इन अ फर्म which offered on hire supervisors at various types of construction sites. महेंद्र
जूनियर सुपरवाइज़र के पोस्ट पे काम कर रहा था एक ऐसे फर्म में, एक ऐसी कंपनी में जो कि अलग अलग कंस्ट्रक्शन साइट्स का मतलब जहाँ पे बिल्डिंग वगैरह बनती हैं, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन होता है, जहाँ पे फैक्ट्रीज बनती हैं, जहाँ पे ब्रिजेस बनते हैं, जहाँ पे डैम्स बनते हैं, तो जहाँ भी कुछ नया बनाया जाता हो, सिविल वर्क्स, उन सबको हम लोग कहते हैं कंस्ट्रक्शन साइट। तो जो अलग अलग तरह के कंस्ट्रक्शन साइट्स होते हैं, तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन के कामों को देखने के लिए सुपरवाइज़र की ज़रूरत पड़ती है। और महेंद्र की कंपनी उन सारे वेरियस कंस्ट्रक्शन साइट्स पे सुपरवाइज़र सप्लाई करती थी या सुपरवाइजर्स भेजा करती थी। यानी एक ऐसी कंपनी थी जो दूसरे कंपनी को कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करने के लिए सुपरवाइज़र अवेलेबल करवाती थी, सप्लाई करती थी, रिकमेंड करती थी। और उस कंपनी में महेंद्र काम कर रहा था जूनियर सुपरवाइज़र के पोस्ट पे। महेंद्र's job was to keep an eye on the activities at the work site। और महेंद्र का काम था कि उन सारे अलग अलग वर्क साइट पे होने वाले एक्टिविटीज़ पे एक नज़र रखना, यानी वहाँ होने वाले कामों का सुपरविजन करना, इंस्पेक्शन करना। ही हैड टू कीप मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एवरी नाउ एंड देन। एवरी नाउ एंड देन का मतलब कभी भी, अक्सर, हाँ। तो महेंद्र को एक जगह से दूसरी जगह अक्सर हाँ आते जाते रहना पड़ता था, एज ऑर्डर्ड बाय द हेड ऑफिस, जैसा उसे उसके हेड ऑफिस से ऑर्डर मिला करता था। जैसा हेड ऑफिस का ऑर्डर मिलता, वैसा ही वो कभी यहाँ कभी वहाँ अलग अलग वर्क साइट पे, अलग अलग कंस्ट्रक्शन साइट्स पे कभी भी उसका ट्रांसफ़र हो जाता था और वो चला जाता था। जैसे वो कौन कौन से कंस्ट्रक्शन साइट्स थे? फ्रॉम अ कोल माइनिंग एरिया टू अ रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट। कभी उसे किसी कोल माइनिंग एरिया में अपॉइंट कर दिया जाता, फिर हेड ऑफिस का ऑर्डर आता तो वो कोल माइनिंग एरिया से दूसरी जगह उसका ट्रांसफ़र हो जाता, वो किसी रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट पे पहुंच जाता। और फिर वहाँ फिर से जब हेड ऑफिस का ऑर्डर मिलता तो वो फिर से कुछ महीनों के बाद उसका ट्रांसफ़र किसी दूसरे केमिकल प्लांट में हो जाता। केमिकल प्लांट भी एक कंस्ट्रक्शन, केमिकल प्लांट का बिल्डिंग बन रहा है तो उसके कामों को सुपरवाइज करने के लिए महेंद्र को वहाँ भेज दिया जाता। यानी इसका ट्रांसफ़र बहुत जल्दी जल्दी होता रहता था, कभी भी कहीं भी हेड ऑफिस के ऑर्डर के अनुसार उसे मूव करना पड़ता था। सो केमिकल प्लांट विच वॉज कमिंग अप समवेयर, किसी ऐसे केमिकल प्लांट में भेज दिया जाता जो कि अभी नया नया बन रहा हो। नेक्स्ट पेज पे टर्न कर लीजिए। ही वॉज अ बैचलर। महेंद्र बैचलर था। बैचलर मीन्स ही वॉज अनमैरिड, अभी उसकी मैरिज नहीं हुई थी। हिज नीड्स वर सिंपल, उसकी ज़रूरतें बहुत ही साधारण थी। एंड ही वॉज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू ऑल काइंड्स ऑफ ऑड कंडीशंस। और अभी वो बैचलर था, उसकी लाइफ बहुत ही सिंपल थी, उसकी ज़रूरतें बहुत ही कम थी, इसलिए वो बहुत ही आसानी के साथ अलग अलग तरह के जगहों पे और अलग अलग के तरह के सिचुएशन में बहुत तेज़ी से अपने आप को एडजस्ट कर लेता था। वेदर इट वॉज एन इल इक्विप्ड सर्किट हाउस और ए मेकशिफ्ट कैनवस टेंट इन द मिडल ऑफ द स्टोन क्वेरी। अब चाहे उसे कहीं भी भेज दिया जाता, चाहे उसे किसी बहुत ही कम फैसिलिटीज़ वाले में, किसी भी बहुत ही कम फैसिलिटी वाले सर्किट हाउस में रुकना पड़ता तो भी एडजस्ट कर लेता। कभी उसे अपने कंस्ट्रक्शन साइट पे कैनवस यानी कपड़े के बने हुए टेंट में रहना पड़ता तो भी वो आसानी से एडजस्ट कर लेता। कैनवस का टेंट हाउस भी कहाँ, किसी बहुत ही स्टोनी प्लेस पे। बट वन एसेट ही हैड वाज हिज कुक। तो वो जहाँ कहीं भी जाता था अकेला ही जाता था, फैमिली तो उसकी थी नहीं, मैरिज उसका हुआ नहीं था, लेकिन उसका एक एसेट था। एसेट का मतलब उसकी एक वस्तु थी, एक संपत्ति था जिसे वो हर जगह अपने साथ ले जाता था। और वो क्या था? दैट वाज हिज कुक, ये था उसका रसोइया। एंड व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट कुक? ईश्वरन। अब आपको बिल्कुल क्लियर होता जा रहा होगा कि ये जो ईश्वरन था वो कौन था? महेंद्र का कुक था। मैंने आपको बताया था कि ईश्वरन वाज ए सर्वेंट एंड कुक टू महेंद्र। महेंद्र के पास ईश्वरन
एक कुक का, एक सर्वेंट का काम करता था। तो उसी स्टूडेंट को महेंद्र का एसेट बताया गया है। द कुक वॉज क्वाइट अटैच टू महेंद्र एंड फॉलोड हिम अनकम्प्लेनिंगली वेयर एवर ही वॉज पोस्टेड। ये जो कुक था ना ईश्वरन, वो भी महेंद्र से काफ़ी अटैच्ड था, यानी वो भी महेंद्र को काफ़ी चाहता था। और इसीलिए जहाँ कहीं भी महेंद्र का ट्रांसफ़र होता, बिना किसी शिकायत के वो उसके साथ चल पड़ता। ही कुक फॉर महेंद्र, वो महेंद्र के लिए खाना बनाया करता था। वॉश्ड हिज क्लोथ्स, उसके कपड़े साफ करता था। एंड चैटेड अवे विथ हिज मास्टर एट नाइट, और जब सारे काम खत्म हो जाते तो रात के समय में अपने मालिक से वो बातें किया करता था, तरह तरह की बातें किया करता था, अपने मास्टर का, महेंद्र का एंटरटेनमेंट किया करता था। ही कुड वीव आउट इंडलेस स्टोरीज, वो बहुत सारी कहानियाँ बना सकता था। एंड एनेक्डोट्स ऑन वेरिड सब्जेक्ट, और अलग अलग सब्जेक्ट पे वो बहुत सारी लोक कथाएँ जानता था, यानी आसपास में प्रचलित कहानियाँ उसके पास बहुत होती थी। Iswaran also had an amazing capacity to produce vegetables and cooking ingredients seemingly out of nowhere in the middle of a desolate landscape with no shops visible for miles around. ईश्वरन की एक और बहुत ही बड़ी खासियत थी, अमेजिंग कैपेसिटी। किसी को भी आश्चर्य में डाल देने वाली उसकी एक कैपेसिटी थी। वो क्या था? कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वेजिटेबल्स एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट्स। वो चाहे जहाँ से भी, जैसे भी वेजिटेबल्स और कुकिंग इंग्रेडिएंट्स, यानी खाने में इस्तेमाल में आने वाले मसाले और ये सारा कुछ, वो हर जगह उसकी व्यवस्था कर लेता था। सिमिंगली आउट ऑफ नोवेयर, लगभग जहाँ मिलने के कोई चांस नहीं होते, वहाँ भी वो इन सारी वस्तुओं की व्यवस्था कर लेता था। इन द मिडिल ऑफ अ डेसोलेट लैंडस्केप, अगर कोई बहुत ही सुनसान इलाका भी हो, विथ नो शॉप्स विजिबल फॉर माइल्स अराउंड, आस पास में मीलों तक किसी को कोई दुकान नज़र नहीं आता हो, वहाँ भी वो खाने पीने की वस्तुओं का इंतजाम बखूबी कर लिया करता था। ये उसकी एक अमेजिंग कैपेसिटी थी। He would miraculously conjure up the most delicious dishes made with fresh vegetables within an hour of arriving at the Jink Seed Shelter at the new workplace. किसी भी नई जगह पे जाता तो वहाँ जो जिंक सीड शेल्टर होता, यानी करकट का बना हुआ कमरा, तो किसी भी नई जगह पे जिंक सीड शेल्टर, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट में अक्सर उन्हें रहना पड़ता था, वहाँ पहुँचने के मुश्किल से आधे एक घंटे के अंदर वो कहीं ना कहीं से फ्रेश वेजिटेबल ले आता था, और उस फ्रेश वेजिटेबल का बहुत ही डेलिशियस फूड, बहुत ही डेलिशियस खाना वो तुरंत ही बना लिया करता था। Mahendra would be up early in the morning and leave for work after breakfast. महेंद्र का ये रूटीन था कि वह सुबह में बहुत ही जल्दी जाग जाता और अपने नाश्ते के बाद अपने काम करने वाली जगह के लिए चल पड़ता, कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड विथ हिम, और अपने साथ थोड़ा बना हुआ खाना भी रख लिया करता था, जैसे हम लोग कहते हैं टिफिन लेके जाना। Meanwhile, Iswaran would tidy up the shed, wash the clothes and have a leisurely bath. और जब महेंद्र अपने काम पे चला जाता तो इस बीच में ईश्वरन पूरे शेड की सफाई करता, कपड़ों की सफाई करता, और उसके बाद खूब आराम से घंटों देर तक नहाया करता था। पोरिंग सेवरल बकेट्स ऑफ वाटर ओवर हिज हेड, अपने सिर पे बहुत सारे बाल्टे से पानी उझल उझल के, मटरिंग ए प्रेयर ऑल द वाइल, और जितनी देर तक वो नहाते रहता वो कोई ना कोई प्रेयर गाता रहता था। इट वुड बी लंच टाइम बाई 10, और ये सब करते हुए दोपहर हो जाया करता था, उसके दोपहर के खाने का टाइम हो जाता था। आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के बाद, ही वुड रीड फॉर ए वाइल बिफोर डोजिंग ऑफ, वो थोड़ी बहुत कुछ कहानियाँ पढ़ा करता था झपकी लेने से पहले। खाना खाने के बाद वो एक झपकी भी लेता था। झपकी का मतलब छोटी नींद, यानी थोड़े समय के लिए सो जाता था, और थोड़े समय तक सो जाने के पहले उसकी आदत थी कि थोड़ी रीडिंग वर्क करता था, यानी किसी न किसी कहानियाँ, कोई न कोई किताब, कोई न कोई कहानी वो पढ़ा करता था। द बुक वॉज यूजुअली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर रनिंग ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पेजेस, और वो जो किताबें पढ़ा करता था ना, वो
लगभग 100, 150, 200, फ्यू हंड्रेड ऑफ पेजेस, यानी बहुत सारे उसमें बहुत सारे पेजेस होते थे। और वो किस तरह की किताब होती थी? वो बेस्ड होती थी कोई बहुत ही फेमस, बहुत ही पॉपुलर तमिल भाषा में लिखी हुई थ्रिलर स्टोरी की कोई किताब। Its imaginative descriptions and narrative flourishes would hold ईश्वरन in thrall। और उन सारी कहानियों की किताबों में वो जो थ्रिल होता था, उस थ्रिलर स्टोरी को पढ़ते हुए उसमें जो इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शंस हुआ करते थे और कहानियों को लिखने का, कहानियों को सुनाने का जो तरीका हुआ करता था, उन सबको पढ़ते हुए ईश्वरन जैसे किसी जादू की दुनिया में पहुंच जाता था।